सबको गुड मॉर्निंग। और अब हम उस भाग की पढ़ाई में आज जा रहे हैं मित्रों, जो आपके कोर्स में पत्रकारिता और प्रयोजनमूलक का जो कोर्स है उसमें हम लोग जो ऑप्शन में पढ़ते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी को, कोर्स नंबर 304, उसके ऊपर आज मुझे एक भाग को लेकर चर्चा करनी है। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र ये क्या है। मित्रों, प्रयोजनमूलक हिंदी में ऐसा कोर्स है जहां पर आप लोगों को हिंदी तो पढ़नी है, लेकिन ऐसे हिंदी पढ़नी है कि जो व्यावहारिक रूप में आपको काम आने वाली है। समाज में आप जब आओगे हिंदी पढ़कर तो आप ऐसी हिंदी के साथ ज्यादा जुड़ने वाले, जहां पर आप लोगों का एक संबंध बनने वाला है अलग अलग कंपनीज, अलग अलग निगम, अलग अलग ऑफिस, कार्यालय वगैरह में। तो ऐसी हिंदी पढ़ना भी एक अपने आप में एक कोर्स में आपके लिए इसीलिए भी रखा गया है कि जिसकी वजह से भविष्य में मान लीजिए आप लोग ऐसे कोई समूह से जुड़ते हैं, ऐसे कोई कार्यालय से जुड़ते हैं जहां पर आप लोगों को हिंदी में ही कुछ व्यवहार करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज एक हमारा जो यूनिट है उसमें एक पॉइंट आता है आपका औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। पत्र का जमाना तो आज मैं अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहूंगा तो अब नहीं के बराबर रहा है, क्योंकि अब पेपरलेस की बातें चलने लगी है। पहले का समय था कि पेपर के साथ डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करते थे या हमें मिलते थे। आजकल पेपरलेस में हम मात्र ईमेल थ्रू या व्हाट्सएप के द्वारा हम लोग अपनी बातों को एक दूसरे को पहुंचाते रहते हैं। और इसी का परिणाम यह है कि एक समय में भारत सरकार का पोस्ट विभाग जो सबसे बड़ा, सबसे विशाल समूह में कार्यरत था, उसकी स्थिति थोड़ी अलग हो गई है, क्योंकि आजकल पत्र कम लिखे जाने लगे। आप लोगों ने तो शायद पत्र लेखन देखा है या किया है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपके समय में शायद ये बात कम हो गई है। पर एक समय था, मैं मेरी ही बात करूं मित्रों, कि हम लोग लेटर लिखते थे पोस्ट कार्ड, जो पहले 15 पैसे का आता था, फिर 25 पैसे का आता था, पता नहीं कि 1 रुपये का या 2 रुपये का हो। और एक आता था अंतर्देशीय कार्ड, जिसमें आप फोल्ड करके रखते थे। आपने भी शायद इसका उपयोग किया है। मैंने इसका उपयोग मित्रों ज्यादातर किया है मेरे पीएचडी के शोध में। और मेरे लेख अन्य जगह जब मैं भेजता था बाय पोस्ट, तब मैंने ऐसे पोस्ट विभाग का बहुत ही उसकी बहुत मदद ली है, क्योंकि उस समय ऑनलाइन कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम ईमेल के द्वारा ये चीजें भेज सकते थे। उनके पास ईमेल ही आईडी नहीं होता था, तो वो लोग बाई पोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स या हमारे लेख वगैरह हार्ड कॉपी में मंगवाते थे। अभी पता चलता है हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, पहले तो हार्ड कॉपी ही थी। तो मित्रों, ऑफिस में या कोई अधिकारी को जब आप लोगों को पत्र लिखना है कोई शिकायत को लेकर, कोई बात को लेकर, तो कैसे लिखा जाता है ये यहाँ आपको सीखना है। आप अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखते हैं या आपको आपके सर सिखाते हैं, उसी का प्रारूप हिंदी में। लेकिन मुझे सबसे पहली बात तो आपको ये करनी है कि आप जिस सेमिस्टर के विद्यार्थी हो, पर आपको एक टकोर तो मैं आज भी करूंगा कि आप लोग जो ऑफिशियली पत्र लिखे जाते हैं उसके मेथड को नहीं जानते। कैसे संबोधन होता है, कैसे लिखा जाता है। आप में से कई लोगों को हमने देखा है कि जब कोई एप्लीकेशन आप कॉलेज में आचार्य को देते हैं, विभाग अध्यक्ष को देते हैं, तो भी आप लोगों की ढेरों गलतियां होती है लिखते समय। तो आज मैं आपको एक प्रारूप बता रहा हूँ कैसे लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पत्र लेखन यानी क्या। आप मेरे साथ ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पत्र लेखन एक कला है। इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में अव्यक्त भाव को अच्छी प्रकार से समझ सके। देखिए मेरे, पत्र लेखन एक कला होती है, बहुत अलभ्य बात है ये।
हमारे हिंदी साहित्य में कई साहित्यकारों ने तो अपने पत्र लिखकर एक विधा का प्रादुर्भाव किया है, पत्र लेखन विधा। महादेवी वर्मा को ले लीजिए, प्रेमचंद जी को ले लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ले लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उस समय के साहित्यकार पत्र लिखकर एक दूसरे को साहित्यिक विचारों की गोष्ठियां करते थे और उस अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो उनके उन पत्रों का संकलन पुस्तक का आकार में हमें आज भी प्राप्त है। लाइब्रेरियों में कई ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें ऐसे महान साहित्यकारों के पत्र देखने को मिलते हैं। आपको स्वामी विवेकानंद के पत्र भी देखने को मिलेंगे। आपको महात्मा गांधी जी के पत्र भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय गांधी जी पत्र लिखते थे और उनके पत्र तो एक ऐतिहासिक धरोहर हो गई है, क्योंकि उनके पत्र जाहिर जीवन के पत्र थे। वो खुद एक व्यक्ति ऐसे बन गए जो जाहिर जीवन में आ गए थे, पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के वो व्यक्ति बने थे। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उस समय के लोगों के विचार कैसे थे, उस समय किस तरह से लेखन होता था, लोग कैसी बातें करते थे। मैंने कुछ साहित्यकारों के ऐसे पत्रों को पढ़ा है जिसमें वो लोग साहित्य की बातें करते थे और कितने लंबे और कैसे सटीक पत्र बनते थे, जो आज हिंदी साहित्य विधा में एक विधा बनकर उभर कर आया है। तो मित्रों, पत्र लेखन एक कला है। आप लोग अगर लिखने का एक शौक रखते हैं तो मैं जरूर आपको कहूंगा कि आप भी ऐसे शौक पनप कर रखिए और उसे बरकरार रखो, छोड़ो मत, क्योंकि ये भी एक आपकी साहित्यिक कला ही होती है। इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज सरल सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसमें बहुत कठिन शब्द नहीं आते। कारण है कि जो पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है वो आपके अव्यक्त भाव को भी अच्छी तरह से समझ सकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्र के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। इन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, यानी हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। सीधी सी बात, कई बार हम कुछ बातें कई लोगों को कहने में हिचकिचाते हैं। पत्र लिखकर हम सारी बातें बता सकते हैं। महात्मा गांधी का बचपन का एक वाकया याद आता है कि उनको बुरी लत हो गई थी। वो बीड़ी पीने लग गए थे और मांसाहार की भी बात आ गई थी, तो उनके मन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्होंने गलती कर ली थी और उसका प्रायश्चित करना चाहते थे, क्योंकि वो सच्चे व्यक्ति थे। देखिए, वो बचपन से ये बात थी, तो वो अपने पिताजी के सामने ये बात करना चाहते हैं कि पिताजी को कहना है, उनसे कोई बात छिपानी नहीं है। आखिरकार उनको पता चला कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, ना उनके सामने जा पाऊंगा, तो उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखकर अपनी उन गलतियों की माफी मांगी थी। उनके सामने ही खड़े रहे थे और वो पत्र पढ़ते जाते थे, उनकी आंखों से आंसू बहते जाते थे। और गांधी जी खुद मोहनदास तक कहलाते थे, तो वो छोटा मोहनदास उस समय पिताजी के उस हाव भाव को देखकर खुद रोने लगा था। यानी कितना असर कर गया होगा पिताजी को। यानी वो कुछ बातें कहने में हिचकिचाए, तब उन्होंने सहारा लिया था पत्र लिखने का। और पत्र की आवश्यकता क्यों है? तो दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध है, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, ईमेल है, हाँ, और आजकल वीडियो कॉल भी होता है, आप जानते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप है जहाँ पर आप एक दूसरे को देखकर बातें कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं, किस जगह है, आप सब कुछ उनको बता सकते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना इतना क्यों आवश्यक है? पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि फोन आदि पर अजित अस्थायी होती है। इसके विपरीत
लिखित दस्तावेज स्थायी रूप लेता है। जैसे उदाहरण के जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। पहले था ऐसा। शायद स्कूल में आपने भी ये काम किया हो कि आपकी स्कूल अगर स्ट्रिक्ट थी, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो कुछ नियम होंगे कि अगर आपको छुट्टी लेनी है, एक दिन के लिए आपको नहीं जाना है, तो आपको एक पत्र लिखकर आपके वर्ग शिक्षक जो होते थे उनको देना पड़ता था। एक समय था ऐसा। कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में तो ऐसा होता है जब इच्छा हुई तब आए, जब इच्छा हुई ना आए। क्लास में भी ऐसा होता है कि जब इच्छा हुई तब ऑनलाइन आए, जब इच्छा ना हुई तो ना आए। तो वो आपको स्वतंत्रता दी जाती है। और स्वतंत्रता कई बार नुकसान खुद का ही करती है कि पढ़ाई को लेकर जब हम ऐसा सोच बना ले तो पढ़ाई खुद की हमारी अपनी बिगड़ती है। तो ये बात कि आपने पत्र कभी लिखा है तो आपने ऐसे पत्र लिखे होंगे। पत्र के प्रकार मित्रों दो है। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसा औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। जैसे आचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, व्यवसाय संबंधी पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों में लिखे गए पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र आदि औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में भाषा और शिष्टपूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। देखिए, इसका एक पहला आपको ये जब लिखना है तो ये बताना पड़ेगा तो औपचारिक पत्र अर्थात क्या, जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। इसमें कोई निजी बात नहीं आती है। पर्सनल कोई बात यहाँ आप लिखते नहीं है, मात्र जो बात आपको कहनी है वही। आचार्य को मान लीजिए आप पत्र लिखते प्रार्थना पत्र, तो कैसे लिखेंगे? या जहाँ पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो व्यवसाय संबंधी कोई पत्र आप लिखना चाहते हैं आपके हेड को, तो कैसे लिखेंगे? आवेदन पत्र। जब भी आप कहीं पर जाएंगे नौकरी के लिए तो आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन पत्र यानी अर्जी, जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, कि आपको आवेदन देना पड़ेगा। और सरकारी विभागों में लिखे गए पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र, संपादक के नाम के ज्यादातर पत्र, कोई पत्र पत्रिका में संपादक जो होते हैं उनको आप कुछ बात लिखना चाहते हैं वहां पर, या न्यूज़पेपर के संपादक को, इस तरह के पत्र जो लिखे जाते हैं उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। इसकी भाषा शिष्टाचार पूर्ण होती है। केवल आपको काम और समस्या के बारे में बताना है, आवेदन करना है। मान लीजिए कि आप अध्यापक के इंटरव्यू के लिए पत्र लिखना चाहते हैं धोलका आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के आचार्य, मैनेजमेंट के प्रमुख, कैसे लिखेंगे? तो एक उसका फॉर्मूला होता है पूरा कि किस तरह से आपको संबोधन करना है, किस तरह से आपको आपका विषय बताना है और किस तरह से आपकी बात रखनी है। और आजकल अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सीवी क्या है, आपकी सीवी तैयार है, ऐसा बोलते हैं, शॉर्ट नाम है इसका। तो आपका पूरा जो बायोडेटा होता है वो आपको बताना पड़ता है। हाँ, बायोडेटा अलग चीज है। कई समाज में बायोडेटा आजकल हर जगह ज्यादातर लड़के लड़कियों को देखने के लिए, पहचानने के लिए, परिचय में लेने के बायोडेटा दिया जाता है। पहले जब शादी के रिश्ते की बातें आती है तो सबसे पहले तो बायोडेटा मंगाया जाता है या दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, लड़के की पूरी बैकग्राउंड यानी फैमिलियल बैकग्राउंड, जन्म कहाँ से लेकर उनके पिताजी क्या करते हैं, वो क्या है, कितने भाई बहनें, सारी डिटेल्स। उनकी अगर कोई कंपनी है, फार्म है, तो उसके बारे में जानकारी, कितना पढ़े हैं आप, किन किन भाषाओं का ज्ञान है। और ननिहाल पक्ष की बातें भी कई जगह होती है कि इनके ननिहाल में कौन है। ये सारी बातें उसमें होती है जो पारिवारिक पत्र होते हैं। तो औपचारिक पत्र के कुछ प्रकार हैं। औपचारिक पत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।
पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है कार्यालय के पत्र और तीसरा है व्यावसायिक पत्र। देखिए तीनों औपचारिक में आते हैं। तो प्रार्थना पत्र यानी कैसा, इन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना पत्र अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र है। यह पत्र कॉलेज के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा था वो कि आप लोगों को आचार्य को कोई शिकायत करनी है या कोई सुझाव देना है तो आप आचार्य, कॉलेज के आचार्य के नाम का एक आवेदन पत्र करते हैं। तो प्रार्थना के रूप में होता है कि हमारी कॉलेज में हम लोगों को ये कार्यक्रम करना है, तो इसका आप पहले परमिशन के लिए पत्र लिखेंगे। तो ये चीज शिकायत भी करनी है, सुधार के लिए तो या कुछ आवेदन के लिए, तो ये सारे पत्र प्रार्थना पत्र के रूप में आते हैं। दूसरे है कार्यालय पत्र। यह पत्र कार्यालय कामकाज के लिखे जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर व्यक्ति काम करता है कि नौकरी करता है, उस जगह पर उसको कोई कारणवश पत्र देना है तो सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाचार्य, डाक अधीक्षक, समाचार पत्रों के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी आदि स्थान पर ये पत्र दिए जाते हैं या लिख कर दिए जाते हैं। इतनी जगह पर अगर आप कोई पत्र लिखते हैं तो वो कार्यालय पत्र होता है, उसकी भाषा अलग होती है। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने एवं बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तो व्यावसायिक यानी व्यवसाय से जुड़ी हुई बात और उसी व्यवसाय से जुड़े लोगों को जब आप कोई बात लिखना चाहते हैं, मैंने बताया कि सामान खरीदने बेचने रुपयों की लेन देन की बात हो, तो ऐसे बातें जब आप लिखकर बताना चाहते हैं वो व्यावसायिक पत्र में आती है। तो आपको हमें तो याद आया कि औपचारिक पत्र के 3 प्रकार, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र है। और औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखने की कौन कौन सी बातें हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो आपको इतनी बातें अवश्य याद रखनी पड़ती है कि औपचारिक पत्र नियम में बंधे हुए होते हैं। पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता, जैसे कुशल मंगल समाचार आदि उसमें नहीं होते हैं, वो पारिवारिक पत्रों में होते हैं जहाँ पर हम कुशल मंगल की बातें करते हैं। ये खास रखना है ध्यान में। दूसरा, पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। तीसरा, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट एवं सुंदर होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। भाषा बिल्कुल सटीक, सीधी सीधी, स्पष्ट, आप जो कहना चाहते हो स्पष्ट आ जाना चाहिए। और ऐसे कि दिखे तो आपके अक्षर भी सुंदर होने चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो पते के स्थान पर परीक्षा भवन और नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। ये बात भी है कि आप कक्षा भवन, जैसे परीक्षा भवन में आपको मार्कशीट प्राप्त करनी है डुप्लीकेट, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी में आप है तो आपको परीक्षा नियामक श्री गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद नवरंगपुरा 9, फिर आपको विषय लिखना है कि मैं मेरा सीट मुझे BA सेम 5 की मार्कशीट, डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए। तो आप ब्रैकेट में वहां पर अंदर में लिख सकते हैं आपका सीट नंबर और परीक्षा कब ली थी, तो आप बता सकते हैं कि 2020 सीट नंबर 1725, इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर आप लोग आपकी डिटेल्स लिखते हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस पूरा घर का, जहाँ पर आप रहते हैं। उसके बाद संबोधन आता है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में संबोधन जो अभी मैंने बोला वो
फिर विषय में आप जो ये बात करना चाहते हैं वो सब आती है, और फिर आप डिटेल्स में बताते हैं। तो आप लोग जब ऐसे स्थान पर पत्र लिखते हैं तो महोदय श्री, माननीय सर श्री, ऐसा आप उल्लेख कर सकते हैं और इस तरह से पद लिख सकते हैं उनका। तो इस तरह से आप लोगों को पत्र लिखना होता है। पत्र पृष्ठ के बाएं ओर से हाशिया मिलाकर लिखे, मार्जिन लाइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बाएं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड, जो भी मैं बता रहा था। दाईं ओर आप ऊपर आपका एड्रेस, सबसे पहले नाम लिखकर एड्रेस ही आता है आपका, और तारीख आती है जिस दिन आप लिखना चाहते हैं कि 10/10/2020। आज की तारीख बहुत अद्भुत है ना, 10 गुना 20 हो गया ना, ऐसे 10/10/20। तो ये तो आप लिखते हैं तो ये सारी बातें आती है। और पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्य लयबद्धता बनी रहे। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए पत्र। मुख्य बात आ गई, नीचे धन्यवाद कर दिया, आपका विनम्र या अ, आपनो विश्वास, गुजराती में बोलते हैं ना कई लोग, लिखते भी है। फिर आपका नाम आता है। बस इतनी चीजें ही होती है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेक्षक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा, दिनांक लिखना चाहिए। जहां पर अभी मैं बोल रहा था दाहिनी और ऊपर, उस जगह आपका नाम आएगा, फिर एड्रेस घर का नहीं आएगा, कक्षा और दिनांक आएगी, क्योंकि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो वो कॉलेज को लेकर, तो कॉलेज का आपका कक्ष, आपका रोल नंबर आता है। तो इतने ज्ञान आप में, आपको इतना तो समझ में आ ही रहा है फ्रेंड। और औपचारिक पत्र के अंग है कुछ, कुल 7 अंग होते हैं इसके में। तो पहला है सेवा में। सेवा में लिखकर पत्र प्रापक यानी प्राप्त करने का पद, नाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें आप। ये एक आपको मैं इस तरह से बता रहा हूं कि किस तरह से हम लिखते हैं सेवा में। फिर दूसरा आएगा विषय, जो भी मैं बता रहा था ना सेवा में, तो परीक्षा नियामक श्री या प्रति परीक्षा नियामक श्री, इस तरह से। विषय जो भी मैं बता रहा था, मार्कशीट डुप्लीकेट प्राप्त करने हेतु जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है, उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखे। ये बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। हाँ, नीचे दूसरा संदर्भ दे सकते हैं। तो संदर्भ मैंने कहा ना कि आप आपका सीट नंबर लिख सकते हैं और साथ कि परीक्षा यूनिवर्सिटी 2020 मई या मार्च, और सीट नंबर 1725, इस तरह से लिखते हैं तो उन लोगों को खोजने में राहत होती है तुरंत कि 2020 की बैच है, कौन से, तो मार्च के एग्जाम है और सीट नंबर ये है, और आप लिखते हैं आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स, जो भी है। तो ये सारे। तीसरा है संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। अभी मैं बोल रहा था ना वही बात, प्रति महोदय श्री या सेवा में महोदय श्री, ये संबोधन हुआ। फिर नीचे आता है परीक्षा नियामक श्री, गुजरात यूनिवर्सिटी, ऐसे। फिर विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखा जाना चाहिए। आपके 2 पैराग्राफ आप कर सकते हैं डिटेल्स में। पहले अनुच्छेद में सविनय निवेदन है कि इसे वाक्य का आरंभ करना चाहिए। मैंने कहा ना कि श्रीमान, गुजराती में या हिंदी में कई लोग आज भी लिखते हैं, या आप आपके पिताजी को भी पूछेंगे तो वो लोग भी सरकारी पत्र लिखते होंगे या कोई जगह पर कार्यालय आदि तो लिखते हैं जय भारत साथे जनावानों के, तो हम देश का नाम रखते हैं जय भारत के साथ। हाँ, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं सर, सविनय निवेदन है कि, पहले संबोधन किया, श्रीमान सविनय निवेदन है कि मैं सो इन सो इस समय में मैंने मेरी परीक्षा दी थी इस, और मेरी मार्कशीट आकस्मिक कारणों गुम हो जाने के कारण मैं इसी वर्ष की मेरी एक नई मार्कशीट प्राप्त करने चाहता हूँ, और इसके लिए मैंने यह आवेदन पत्र लिखा। इस तरह से आप पहले पैराग्राफ में बता सकते हैं। मैं उदाहरण
के साथ जा रहा हूँ मित्रों कि आप ऐसे उदाहरण आपको आया, मान लीजिए कभी भविष्य में आपकी डिग्री नहीं मिली है, आप लिखना चाहते हैं, तो पहले तो यूनिवर्सिटी यही कहेगी कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, यानी कि आवेदन दे दीजिए, फिर वो काम करते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक होता है। वो आपको मित्रों ये भी मैं बता दूं साथ साथ कि आप जब भी कहीं पर भी जाते हैं आवेदन लिखकर, तो 2 कॉपी में ले जाओ, एक ओरिजिनल एक कार्बन कॉपी। अब तो जेरोक्स होती है तो जेरोक्स करवा लो, और जहाँ पर भी आप उसे सबमिट करवाते हैं तो उनको ओरिजिनल कॉपी देकर दूसरी कॉपी में आप रिसीव्ड की साइन करवा लो उस विभाग की। क्यों? क्योंकि भविष्य में जब काम नहीं हुआ है तो आप उस पत्र का आधार लेकर कहते हैं कि मैंने उस महीने में इस तारीख को आपके यहाँ ये दिया है, तो वो मांगेंगे प्रूफ। तो आप बता सकते, देखिए रिसीव क्या साइन सिक्का आपने किया है, तो रिसीव करने वाला साइन करेगा, सिक्का भी मारेगा और तारीख भी मारेगा। ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में ये होता है। आप गांधीनगर भी कोई कार्य के लिए जाते हैं तो भी आपको 2 कॉपी में बात ले जानी पड़ती है। तो ऑफिस कॉपी होती है तो उनको दे दो, एक आपके पास रहती है और उसे संभाल कर हम रखते हैं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक। फिर दूसरे अनुच्छेद में आपको विनम्र निवेदन है, पैराग्राफ करके लिखकर उनसे आप रखते हैं उसे लिखना चाहिए। आप जो बात कहना चाहते हो वो डिटेल्स में वहां लिख सकते हैं। और आप लोग फिर 5वें में आप हस्ताक्षर एवं नाम करते हैं आपका, यानी धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में भवदीय, भवदीय भवदीया भी कहते हैं अगर स्त्री है, प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करे, उसके नीचे अपना नाम लिखे। देखिए कई लोग मात्र हस्ताक्षर करके छोड़ देते हैं, बहुदिया अल्प विराम किया, नाम लिख दिया सो एंड सो क ब क, ठीक है, और आपने साइन करके छोड़ दिया। पर आप लोगों की अगर साइन थोड़ी डिफिकल्ट है, जिसमें आपके अक्षर दिखते ही नहीं है कि आप वही भी है, इसीलिए नीचे आपको ब्रैकेट में आपका पूरा नाम लिखना चाहिए। हम लोग कई बार करते हैं कि नीचे हमारा नाम लिखते ब्रैकेट में, मैं पूरा नाम लिखूंगा उसके ऊपर मेरी साइन करूंगा, यानी ऊपर भी हमारा दाहिनी ओर नाम है और नीचे भी हमारा नाम है और उस पर साइन है। और छठा होता है प्रेषक का पता, शहर का मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड आदि। तो आप पता भी लिखते हैं आप, तो प्रेषक जिनको प्रेषित करना है आप, तो आप लोग प्रेषित आप करते हैं तो आपको आपका डिटेल्स वगैरह नीचे भी लिख सकते हैं और दिनांक भी लिख सकते हैं। पर ऊपर भी आप दाहिनी ओर लिखते हैं तो नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से औपचारिक पत्र के ये कुछ 7 अंक है, वो डिटेल्स में है, पहले से लेकर 7वें तक स्टेप बाय स्टेप जाता है। आप इधर उधर करते हैं तो आपका औपचारिक पत्र नगण्य हो जाता है। क्योंकि मित्रों मैं बहुत कड़वी बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ कॉलेज में पढ़ने तक आने वाले स्टूडेंट को अच्छी तरह से आवेदन पत्र लिखना अभी तक नहीं आता है। कोई कहता है कि कभी मौका नहीं मिला या कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल अच्छी बात है कि लिखने की जरूरत ना ही पड़े, लेकिन मेथड और पैटर्न तो आपको याद रहनी ही चाहिए, क्योंकि आपने भले ही लिखा नहीं है पर देखा होगा जरूर, किसी न किसी के साथ मदद में गए होंगे, सरकारी कार्यालय में आप गए होंगे। अरे आप तो बस स्टेशन पर जाकर पास कंसेशन के लिए भी काम करते हैं ना, कभी आपको पता चला कि बसें रेगुलर नहीं आती तो आप आवेदन देते हैं डेपो मैनेजर को इकट्ठे करके, तो लिखते हैं कोई एक, तो फिर साइन नीचे होती है ढेरों। तो वो भी एक सिस्टम होती है कि कैसे लिखना है। हम जानते हैं हमारे यहाँ पर कई बार कई स्टूडेंट आते हैं लिखकर कुछ विषय फेर बदल, तो वो कुछ नहीं है उनको लिखा होता है कि कैसे लिखना होता है। इसका कारण
मित्रों, मैं तो ये मानता हूँ कि उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि उनको ये शिक्षा जो ली उन्होंने स्कूल तक, वहाँ उनको ये सिखाया नहीं गया है, या उनको बताया तक नहीं गया उन टीचरों के द्वारा कि ऐसे पत्र लिखे जाते हैं, या ऐसे अर्जी की जाती है, या आवेदन किया जाता है। अरे सिंपल है, आपका आधार कार्ड गुम हो गया, हाँ, तो आधार कार्ड नया लेना है, नया बनवाना है, तो भी आपको एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी। तो आप जो डिपार्टमेंट है आधार कार्ड का, वहाँ जाकर, यानी अगर आप धोलका में है तो आपको मामलतदार ऑफिस में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको मामलतदार को ही संबोधित करके लेटर लिखना पड़ेगा, फिर वो उस डिपार्टमेंट में भेजेंगे, या बताएंगे कि इस डिपार्टमेंट में आप जाओ, और वहां जाकर ये ऊपर संबोधन किसका होगा, जो मुखिया है। तो तालुका कक्षा का अधिकारी कोई होता है तो वो होते हैं मामलतदार, और वो होते, उनके अंडर में सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और वो आपको फिर कहते, और नीचे आप संलग्न करते, कई जगह हमें अटैचमेंट कहते हैं इंग्लिश में, कि जोड़ना पड़ता है। तो आप पुराने आपके आधार कार्ड की जेरोक्स अगर आपके पास है वो जोड़ते हैं, आप आपके घर के एड्रेस के बारे में आप आपका लाइट बिल की जेरोक्स जोड़ते हो कि हाँ ये भी वो लोग मांगते हैं कई बार, तो वो अटैचमेंट होता है। तो प्रतिलिपि नीचे लिखते हैं कि संलग्न, ऐसा हम लिखते हैं, और फिर एक दो तीन चार जितनी भी आप जोड़ते हैं वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए, तीन है तो तीन, चार है तो चार, छः है तो छः, और वो छः अनुक्रम में आनी चाहिए, पहले जो लिखा है वही आनी चाहिए, दूसरा जो नंबर आपने दिया वही आना चाहिए, उल्टा उल्टा बिल्कुल नहीं चलता, कोई ध्यान नहीं देगा। जैसा आप नीचे संलग्न लिखते हैं वैसे ही यहाँ सारी चीजें जोड़नी पड़ती है, और तब जाकर आप लोगों का एक औपचारिक पत्र जो है बिल्कुल ऐसा होता है जिस पर वो लोग ध्यान देते हैं, और आपका काम हो जाता है। तो औपचारिक पत्र की प्रशस्ति जो होती है मित्रों, ये आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द कैसे, तो कुछ यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे प्रशस्ति, श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय या महोदया। दया शब्द इसलिए आता है कि वो स्त्रीलिंग में कई बार यूज करते हैं, जैसे आचार्य, श्री, आचार्या, ऐसे कोई है नहीं शब्द आचार्य, या महोदया भी शब्द नहीं है, पर ये अब व्यवहार में चलने लगे हैं। आचार्य ही है या प्राचार्य है, पर अब कई लोग बोलने लगे हैं तो लिखा भी जाने लगा है। या अभिवादन आपको करना है तो आप करते, औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं लिखा जाता है, ये हमारा पर्सनल पत्र नहीं है, हम अभिवादन करें। फिर समाप्ति, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य, बहुधीय या बहुधिया, निवेदक या निवेदिका, शुभ चिंतक या प्रार्थी। ऐसे शब्द आप जब आप लिखते हैं लास्ट में तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है कि नहीं, ये जानते हैं कि किस तरह से खुद की पहचान है। जैसे शिष्य पर आज्ञाकारी ऐसा लिखा तो कितना अच्छा लगता है, आज्ञाकारी शिष्य, भले वो शिष्य आज्ञाकारी न हो, पर आज्ञाकारी लिखता है तो भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। बहुदिया, बहुदिया भी अक्सर लिखा जाता है, हाँ, या आप विनम्र, ऐसा भी आजकल लिखते हैं कई लोग, आपका विनम्र। तो ऐसे होते हैं निवेदक, निवेदिका, जो स्त्रीलिंग में आता है निवेदिका, बहुधीय भी स्त्रीलिंग में आता है, यानी एक कोई गर्ल्स या लेडीज लिखती है जब, तो ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकती है। तो मित्रों, आप लोगों को आज पता चला कि औपचारिक पत्र क्या है और किस तरह से वो लिखे जाते हैं, और औपचारिक पत्र के उदाहरण में कुछ बातें तो कैसे देखिए, प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र तो कैसे, जैसे सेवा में, फिर आएगा प्रधानाचार्य, फिर आएगा विद्यालय का नाम तथा पता, फिर विषय, पत्र लिखने का कारण यानी विषय, फिर संबोधन आएगा महोदय, पहला अनुच्छेद अभी मैं बता रहा था वो, फिर दूसरा अनुच्छेद करो वो, फिर लास्ट में आभार या धन्यवाद
करके आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी की शिष्य, शिष्या, फिर नाम का ख ग, कक्षा, दिना। इतनी चीजें आप आपके उस औपचारिक पत्र में लिख सकते हैं। तो आज यहाँ तक मैं आपको औपचारिक पत्र की बात समझाकर विराम लूंगा, और आगे का जो पॉइंट है हमारा उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया है।